तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। आप सभी का स्वागत है अरिविहान के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए हर एक चीज लेकर के आते हैं जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी मदद हो पाए। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा भारी कमेंट आ चुके थे अभिषेक सर की रील पर कि सर हमको सेकेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो भैया, हम आ चुके हैं आपके सामने, हर एक टीचर अरिविहान का हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आने वाला है। उसी कड़ी में, उसी क्रम में आपके अंकुश सर आ चुके हैं आपके लिए बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन लेकर के, जहां से आपकी सेकेंड एग्जाम में चाहे आप फेल हो चुके हो, चाहे आपके मार्क कम आ चुके हैं, इन 100 क्वेश्चंस को पढ़ के आप श्योरली बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं बायोलॉजी के पेपर में। तो चलिए भैया, बिना देरी के शुरुआत करते हैं और जल्दी से देख लेते हैं हमारे ये 100 क्वेश्चन जो आपको आपकी द्वितीय एग्जाम में बहुत शानदार मार्क दिलवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे अध्याय क्रमांक 1 से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखो, अपन क्या करने वाले हैं कि हर एक चैप्टर से लगभग 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन लेने वाले हैं और इन्हीं क्वेश्चन से आपको क्या करना है, मैं जिस जिस तरह से बताऊंगा कि इसको ऐसे पढ़ लेना, तो उसको उसी तरह से पढ़ना भाई, जिससे अगर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो वो भी आपसे बन जाए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट चैप्टर की। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है भाई? हमारा फर्स्ट चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और ये वीडियो जो होने वाली है बेटा, वो बायलिंगुअल होने वाली है, यानी हिंदी वाले बच्चों के काम में भी आ जाएगी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के काम में भी आ जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, आवृत्त बीजी फूल के कौन से भागों में नर और मादा युग्मनज कोश का विकास होता है? अगर इंग्लिश में बोलूं, इन विच पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म फ्लावर डू द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप? ठीक है, तो यहां पर हमको क्या बताना है भाई? देखो, अपन सिर्फ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ी थोड़ी और आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी जा सकती है। और अगर आपको इनके सॉल्यूशंस भी चाहिए तो आप अरिविहान के संभव सीरीज को देख सकते हैं। वहां पर संभव सीरीज में इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको चित्र, अंतर बताइए जैसे क्वेश्चंस के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो वहां पर भी आप देख सकते हो। इस वीडियो में केवल हम प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भ्रूण कोश में कोशिकाएं कैसे व्यवस्थित होती है? यहां पर बात की जा रही है एम्ब्रियो सेक की। हाउ आर दी सेल्स अरेंज इन द एम्ब्रियो सेक? ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है भैया, इसी के जैसा मिलता जुलता, 8 नाभिकीय और 7 कोशिकीय संरचना। ठीक है, या अगर मैं कहूं कि 8 न्यूक्लियस वाला और 7 सेल्स वाली एक संरचना बनाइए, तो ये क्वेश्चन भी जो है इसी में आ जाएगा आपका भ्रूणकोश की कोशिकाओं का अरेंजमेंट के हिसाब से। ठीक है, और इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको कहां मिल जाएगी? संभव सीरीज में। ठीक है, बात करेंगे त्रिक संलयन क्या है? व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? ट्रिपल फ्यूजन की बात की जा रही है भैया। तो ये ट्रिपल फ्यूजन जो होता है वो किसमें होता है? डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम में होता है। अगर आपने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया तो आप ट्रिपल फ्यूजन वाला लिख सकते हो। अगर आपने ट्रिपल फ्यूजन पढ़ लिया तो आप श्योरली डबल फर्टिलाइजेशन भी लिख पाओगे। ठीक है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन क्या है? परागकण की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स आपको बता देना है कि किस तरह से क्या स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन का, उसकी बाहरी या आउटर लेयर कौन सी होती है, उसकी आंतरिक लेयर कौन सी होती है, उसके अंदर में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। ये सारी चीजों की जानकारी आपको कहां मिल जाएगी? संभव सीरीज के अंदर में। इसका वीडियो, इसका चित्र, सारी चीज मिल जाएगी आपको संभव सीरीज में। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ अंतर बताइए वाले प्रश्नों की जल्दी से। स्वपरागन और पर परागन में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, उसके बाद एपोमिक्सिस क्या है? व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? है ना, इसका क्या महत्व है?
अब बात कर लेंगे अंडाणु कोशिका की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी यहां पर बोला जा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम या एग सेल। ठीक है, तो ये जो चित्र है ये बहुत ध्यान से आपको याद करने, कुछ 4 चित्र ऐसे होंगे इस चैप्टर में जिनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान से एक बार देख लेना है। सबसे पहले कौन सा, आपका एम्ब्रियो से या फिर भ्रूणकोश की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद एग सेल, और उसके बाद में फिर आपको किसको देखना है, परागकण की संरचना या पोलन ग्रेन की संरचना को देखना है। ठीक है, अब बात कर लेंगे अगले क्वेश्चन की, द्विनिषेचन को यानी डबल फर्टिलाइजेशन को समझाइए। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि इसी से 3 तरह के आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। पहला, भ्रूणकोश की संरचना, ठीक है, भ्रूणकोश की संरचना बना सकते हो आप। क्यों? एम्ब्रियो सेक की संरचना, क्योंकि इसके द्वारा क्या बन रहा है, एम्ब्रियो सेक के अंदर में जो चीजें हैं, जो अरेंजमेंट्स है, वो आपको पता चल जाएगी, तो आपको भ्रूणकोश की संरचना बन जाएगी आपसे। ठीक है, उसके बाद में इसी से आप ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया त्रिक संलयन, और इसी के साथ में डबल फर्टिलाइजेशन, ये जो क्वेश्चन है आपका वो होने वाला है। तो इसी एक क्वेश्चन के जरिए आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। बस आपका नजरिया वैसे पढ़ने वाला होना चाहिए। एक क्वेश्चन अगर इसको इस तरह से पढ़ो कि भ्रूणकोश की संरचना भी बन जाए आपसे, और उसके बाद में त्रिक संलयन भी बन जाए। और एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है 1-2 मार्क में कि भैया भ्रूणपोष क्या होता है, तो यहां से आपका भ्रूणपोष भी तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एक ही क्वेश्चन से 3-4 अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न क्या दिए हुए हैं, कुछ अंतर की बात करेंगे। आवरण और भ्रूणकोश, प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल, इनको हल्का हल्का देख लेना। ये इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि 1-1, 2-2 मार्क में फंस जाते हैं आपके पास में। ठीक है, तो प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल, उसके बाद आवरण दोनों प्रकार के देख लेना, और भ्रूणकोश को देख लेना। अब ये ऐसा क्वेश्चन है भ्रूणकोश की, अपन ने पता नहीं द्विनिषेचन में पढ़ लिया, त्रिक संलयन में पढ़ लिया, अरेंजमेंट वाली क्वेश्चन में पढ़ लिया, तो इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ। यहां पर पहले चैप्टर के जितने भी प्रश्न थे खत्म हो गए। इन प्रश्नों को देख लो, बहुत ध्यान से चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा ज्यादा आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना आंसर लिखोगे, जितनी लिखावट अच्छी होगी आपकी, जितनी लिखने की गति जल्दी जल्दी होगी आपकी, तेज हो जाएगी, उतने ही आपके मार्क मिलने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए इसी बात पे चालू करते हैं दूसरा आपका चैप्टर, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होगा भैया, पहला प्रश्न, नर प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, यानी डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत ध्यान से पढ़ करके जाना है। क्यों पढ़ करके जाना है? क्योंकि बहुत सारी चीजें उसी मेल रिप्रोडक्शन वाले जो डायग्राम होगा उससे आपको बनने लगेगी, इसीलिए ध्यान से उस डायग्राम को बनाओ, सीख जाओ, कोशिश करो कि बिना देखे बनाने की, और साथ में उनके नामकरण करने की। ठीक है, उसके बाद सेम एज मादा प्रजनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इन दोनों डायग्राम से आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन बनने लगेंगे। क्या होगा, जैसे ही आप बोलोगे कि शुक्राणु नली कहां होती है, अगर क्वेश्चन आ गया कि शुक्राणु नली कहां होती है, तो आपको काम आ जाएगा। अंडाणु नली कहां होती है, फेलोपियन ट्यूब कहां होती है, तो आपको याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, चित्र याद रखा है। ठीक है, अब जब आप पढ़ोगे वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी तो भी आपको वहां काम आएगा। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिससे इनका आधार क्या रहेंगे, नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र। ठीक है, चल शुक्राणु की संरचना। अब भाई स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यहां से क्वेश्चन ज्यादा संभावना होगी कि चित्र वाला बने, चाहे वो स्पर्म का चित्र बन जाए, चाहे आपका ओवम का चित्र बन जाए, या फिर आपका मैं कहूं अंडाणु की संरचना बन जाए। तो ज्यादा यहां पर चांसेस होते हैं कि एक न एक चित्र तो इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। तो चित्रों का बहुत ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। यहां पर शुक्राणु की संरचना बहुत ध्यान से पढ़ना है, अंडाणु की संरचना यानी स्पर्म का स्ट्रक्चर और ओवम का स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्लेसेंटा क्या है
व्हाट इज प्लेसेंटा, इसको देख लेना, 1 या 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। क्या भाई, 1 या 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, तो इसका बहुत ज्यादा विशेष तौर पे ध्यान रखें, ठीक है। अब 2 ऐसी प्रोसेस जिससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, पहला शुक्राणु जनन और दूसरा अंडाणु जनन या अंड जनन। इंग्लिश में बोलूं तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ये दोनों ऐसी स्टेप्स है जिनसे क्वेश्चन बन जाता है और सीधे सीधे 3 और 4 मार्क का ही क्वेश्चन बनता है, उससे नीचे बात ही नहीं करता इस पे एमपी बोर्ड आपका। 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे, ये अगर क्वेश्चन आते हैं इन दोनों में से तो इनकी पूरी स्टेप लिखना पड़ेगा आपको। और एक बात बहुत अच्छी है इन क्वेश्चंस को लेके कि इनकी थ्योरी याद नहीं करनी होती आपको, आपने चित्र के माध्यम से स्टेप्स याद कर ली तो उसका मतलब यह है कि आपने थ्योरी लिखना सीख लिया। बस क्या करना है, इनके चित्र से आपको जो स्टेप्स होने वाली है, जितने भी परिवर्तन होने वाले हैं वो याद रखने हैं और वही आपको लिख देना है किसमें, आपकी थ्योरी में। तो मेहनत बच जाएगी और बहुत ध्यान से इनको देखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की जो 2 या 1 या 3 मार्क तक पूछे जा सकते हैं। पहला आतर्व चक्र या मासिक धर्म, इंग्लिश में कहूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और कौन कौन से हार्मोन्स इसको कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे, वो ध्यान से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद गर्भावस्था क्या है, व्हाट इज प्रेगनेंसी, इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं और इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, इसको ध्यान से देख लेना। क्योंकि देखो ये सेपरेटली एक एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज प्रेगनेंसी, गर्भावस्था क्या है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का पूछा जा सकता है, या तो फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि गर्भावस्था के चरण को समझाइए या स्टेजेस को समझाइए, तो ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। उसके साथ ही इनमें कौन कौन से हार्मोन भाग लेंगे, ये भी एक अपना अलग से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अगर इस एक क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया तो मान लो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपने अपने आप रेडी कर लिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, तीसरे अध्याय की, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, ठीक है भाई। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे। सबसे पहली चीज, जन्म नियंत्रक उपकरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस कौन कौन से होंगे ये आपको बताना है। अब जब आप बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस को पूरा पढ़ लोगे तो आप 3-4 चीजें अपने आप याद कर लोगे। कौन कौन सी, कि भाई अगर पूछ लिया गया कंडोम क्या है, अगर पूछ लिया गया मौखिक गर्भ निरोधक क्या है, उसके बाद पूछ लिया गया शल्य क्रियाएं कौन कौन सी होती है ना, सर्जरी, या इसको मैं इंग्लिश वालों को बता दूं ओरल पिल्स, ठीक है। उसके बाद कंडोम तो कंडोम है, ठीक है। शल्य क्रियाएं कौन कौन सी है, तो ये सारी चीजें इस एक क्वेश्चन से आपकी कंफर्म हो जाएगी। क्या करना है, एक ही क्वेश्चन को हर एक पैमाने पे पढ़ लो, हर एक पैमाने पे, कि इतना तैयार करना है कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे छूट ना पाए, ठीक है। उसके बाद वेसेक्टोमी क्या है समझाइए, अभी बोला था कि क्या बोलते शल्य क्रियाएं आएगी, शल्य क्रियाएं आएगी, तो शल्य क्रियाओं में आपको वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी देखने को मिलेगी, है ना। तो अब अगर आपने ये पढ़ लिया है तो ये आपके दोनों बन चुके हैं, पहला वेसेक्टोमी और दूसरा ट्यूबेक्टोमी, बात समझ में आ गई। ये पढ़ लिया है तो ये दोनों अपने आप बन चुके हैं। अगर इन दोनों को पढ़ लिया है तो ये कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत हो चुका है, तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते, एमनियोसेंटेसिस, बहुत फेवरेट क्वेश्चन में से एक है एमपी बोर्ड के, 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, ज्यादा कठिन वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत याद करना है और आसानी से प्रश्न बन जाएगा। अब बात करते हैं चिकित्सीय गर्भ समापन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये कभी कभी किस नाम से आता है, एमटीपी क्या है, एमटीपी क्या है, क्या होता है एमटीपी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमको तो ये आपने पढ़ाया नहीं। एमटीपी का मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
तो भाई इसको ध्यान रखो, बहुत ज्यादा तरीके से ध्यान रखो, क्योंकि पूछा जा सकता है और 2 और 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। जनन स्वास्थ्य ऐसा चैप्टर है जहां से 2 और 3 मार्क वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। यहां से 4 मार्क के लिए कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं आ सकता, आ भी सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं गारंटी है कि नहीं आएगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जितना मैंने देखा है अब तक की परीक्षाओं में 2, 3 और 1 मार्क के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सहायक प्रजनन तकनीक क्या है, ART जिसको बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, इनको समझाइए। अब जब ये आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ लोगे, 2-4 चीजें फिर कंफर्म हो जाएगी। पहला, कौन कौन सी टेक्निक है, तो आप पढ़ोगे IVF को, आप पढ़ोगे जेफ्ट को, और आप पढ़ोगे गिफ्ट को। तो भाई ये भी सेपरेटली अपने अपने क्वेश्चन बन जाते हैं, 2-2, 3-3 मार्क के लिए। IVF क्या है, जेफ्ट क्या है, गिफ्ट क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो जब आप ये पढ़ लोगे सहायक प्रजनन तकनीकें, तब आप इन तीनों को कंप्लीट कर लोगे, इन तीनों को याद कर लोगे। बात समझ में आ गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अभी बताया मैंने IVF, क्या बोला था, IVF। अगर वो क्वेश्चन पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना। बात समझ में आ गई? इन क्वेश्चंस का अरेंजमेंट भी ऐसा है कि अगर एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो इसको मत देखो, क्योंकि वहीं पढ़ लिया है आपने IVF को, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, उसके बाद सहेली क्या है, किसकी सहेली भैया, मेरी सहेली है क्या, नहीं, मौखिक गर्भ निरोधक है, मौखिक गर्भ निरोधक, ओरल पिल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओरल पिल। अब याद करो, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था क्या, भाई ये रखा है जन्म नियंत्रक उपकरण या बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, तो मैंने यहां पर लिख के रखा था मौखिक गर्भ निरोधक। अगर ये पढ़ लिया तो यहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा इस पैमाने पे याद रख लेना कि किसने बनाया है, कब बना है, इसके उपयोग कैसे करना है, और ये स्पेशल क्यों है, क्यों इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये बस इतनी चीजों में याद कर लेना तो आपका काम समाप्त। ठीक है, गर्भ निरोधक के प्राकृतिक तरीकों को समझाइए। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक तरीके क्या क्या हो सकते हैं, तो बहुत डिटेल में अपन ने बात करी, कहां पर, संभव सीरीज में बात करिए, तो संभव सीरीज में ये आपको सारी चीजें पता पड़ जाएगी। चलो भाई आ जाते हैं अपने चौथे चैप्टर की ओर। चौथा चैप्टर अपना शुरुआत करेंगे जिसका नाम है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है भाई, क्या है भैया आपके इसमें ज्यादातर अंतर अंतर वाले प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। निम्न में से, निम्न के बीच में अंतर बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन समजातीय एवं विषम जातीय, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बीच में बहुत बार पूछा जाता है, और 2, 3 और 4 इन कैटेगरी में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी को समझाइए। प्रभावी अप्रभावी क्या होता है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, इनको समझाना है। अब ये कैरेक्टर भी हो सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि ये जो चीजें है ये आपको इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में काम आएगी ही आएगी। जब तक इन दोनों को आप नहीं समझ के याद रखोगे तब तक आने वाले क्वेश्चंस या इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को आप ढंग से नहीं कर सकते हो, तो इनको अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, अब बात करेंगे जीनोटाइप फिनोटाइप की। ये नाम जो है बार बार पूछा जाता है, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है, व्हाट इज जीनोटाइप एंड व्हाट इज फिनोटाइप, और डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, उसके बाद टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। अब ये टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस को थोड़ा हिसाब से देख लेना, क्योंकि 4 और 3 मार्क के लिए सीधा सीधा पूछा जा सकता है। साथ ही साथ सेपरेटली भी पूछा जा सकता है कि भाई टेस्ट क्रॉस समझाइए और इसको बनाइए, इसका आरेख बनाइए, साथ ही साथ बैक क्रॉस समझाइए, इसका आरेख बनाइए। तो ये सेपरेटली भी पूछे जाते हैं, ये याद रखना। उसके बाद में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम क्या होते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में कौन कौन से लक्षण होते हैं, किस कारण होता है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, किस कारण होता है, ये सारी चीजें आपको
देखना है और देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वही बात कि सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कुछ बड़े क्वेश्चंस की। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको कंडीशन दी जाए। क्यों? क्योंकि इसमें तो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो क्रॉस बनाए, ठीक है, क्रॉस बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं। और जिसको नहीं बनता घबराना नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाना, उसके अथवा में कोई ना कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में आपको क्रॉस ही क्रॉस दे दे। एमपी गवर्नमेंट अपना जो है, एमपी बोर्ड जो है, वो इतना तो मतलब मान लो कि बच्चों की रख लेता है कि एक बार एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड दे दिया तो वो हार्ड तो देगा दूसरा वाला, पर थ्योरी वाला दे देगा, ठीक है। तो एक हेट्रोजाइगस लंबा मटर का पौधा और एक बोने पौधे के बीच में क्रॉस बनाना है, मतलब ये वाला क्रॉस आपको बनाना है। समझ में आ गई? इन दोनों के बीच में क्या क्रॉस बनेगा, इनकी क्या, अब कंडीशन ये दे दी है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा है, संतानों का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा। जीनोटाइप बताना है, साथ ही साथ फिनोटाइप बताना है। वही बात है इंग्लिश में भी, जीनोटाइप बताना और फिनोटाइप बताना। क्रॉस किसका करना है, ये वाले का और ये वाले का, ठीक है। यहां पे बेटा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये कैपिटल टी, इन दोनों का क्रॉस करना है अपने को, ठीक है। और जीनोटाइप फिनोटाइप ऑफस्प्रिंग के बताना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। दो हेट्रोजाइगस लंबे मटर के पौधे। अब यहां पर सवाल जो है हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस से समझ में आएगा आपको। अगर आप हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस पढ़ेंगे तभी आपको यह सवाल समझ में आ जाएगा। हेट्रोजाइगस बोला गया है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करना है, तो संतानों में कितने भाग लंबे पौधे होंगे और बोने पौधे बनने की संभावना क्या होगी ये बताना है। कितने बोने पौधे बनेंगे या कितने लंबे, लंबे पौधे कैसे आएंगे, ए से आएंगे, या फिर आपके ए से भी आ सकते हैं, ये भी लंबा पौधा ही होगा। बोने पौधे क्या होंगे, शुद्ध बोने पौधे ए से कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इनके बनने की संभावना क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं एक फूल वाले, लाल फूल सफेद फूल, अंकुशर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो वो तो है ही, पर यहां पर प्रश्न किससे बना गया है, लाल फूल वाला पौधा आर और सफेद फूल वाला पौधा डब्ल्यू के साथ में क्रॉस किया गया है। तो F1 पीढ़ी में गुलाबी फूल यानी RW आने की क्या संभावना है ये बताना है। और यदि दो गुलाबी फूल वाले पौधों का क्रॉस किया जाए, यानी इसका क्रॉस किया जाए, तो उनके बीच में संतानों का फिनोटाइपिक अनुपात यानी फिनोटाइपिक रेशो क्या होगा ये आपको बताना है। और इसमें इन क्वेश्चंस में ना इतना डरने वाली बात नहीं होती, बच्चे बहुत डरते हैं इन तरह के क्वेश्चनों से, तो इनको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। संभव बैच में बहुत आसान भाषा में बहुत मजेदार तरीके से समझा के दे दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भैया देख लेना। उत्परिवर्तन क्या है, अब बात आ जाएगी उत्परिवर्तन क्या है, व्हाट इज म्यूटेशन, इसको देख लेना भाई। 2 और 3 मार्क के लिए कंफर्म होता है ये प्रश्न, और बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सहलग्नता को परिभाषित कीजिए एवं पुनर्संयोजन को समझाइए। व्हाट इज लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज, इनसे एक एक मार्क वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, 2-2 मार्क वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हीमोफीलिया क्या है उदाहरण के साथ समझाइए। कुछ ऐसे विकार, ऐसी बीमारियां हैं इस चैप्टर में जिसको आपको याद रखनी है। जैसी हो गई हीमोफीलिया, फिर आ जाएगी आपकी क्या, एक आ जाता है प्रश्न मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर पौधे का चयन क्यों किया गया। देखो ये सवाल ना बड़ा मतलब ऐसा है कि ये आने आ जाए ना तो मजा आ जाए इस चैप्टर से, क्योंकि या तो सीधा 3 मार्क के लिए पूछेगा या तो 4 मार्क के लिए। और बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है कि मेंडल चाचा ने केवल मटर के पौधे को ही क्यों चुना, उसमें ऐसी क्या क्वालिटी थी जो उनने अपनी आनुवांशिकता के प्रयोग करने के लिए किसको चुना, केवल और केवल आपके मटर के पौधे को या पी प्लांट को ही क्यों चुना, ठीक है। तो क्यों, एडवांटेज क्या थे, इनके फायदे क्या थे ये बता देना है कि भाई बहुत जल्दी उग जाता था, पौधों के लक्षण भी अलग अलग दिख जाते थे, फूल के कलर अलग होते थे, फलियों का साइज और बीजों का साइज
ये सारी चीजें आपको, बहुत सारी चीजें आपको इसमें पता चल जाएगी कि क्यों केवल और केवल पी प्लांट को या मटर के पौधे को चुना मेंडल चाचा ने, और केवल आपको 5 एडवांटेज याद कर लेने हैं और आपका काम बन गया। अगर 3 मार्क का आया था तो वो भी मिल जाएंगे, 4 मार्क का आया था प्रश्न तो वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पेडिग्री विश्लेषण क्या है, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, और ये किस प्रकार उपयोगी है ये आपको बता देना है। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है भाई, मानवों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, क्या है भैया, डिटर्मिनेशन ऑफ, माफ कीजिएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। उसके बाद में स्वतंत्र संयोजन का नियम, इसी के साथ लगा हुआ क्वेश्चन है। एक तो पहला सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, और दूसरा इसी के बाद में आ जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है इकट्ठे, पर ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। अलग से पूछ लेगा मानव में लिंग निर्धारण, और अलग से पूछ लेगा स्वतंत्र संयोजन। तो अगर एक ही तरह से क्वेश्चन को पढ़ लोगे, इसी को समझ के इसी को समझ लोगे, तो आपके दोनों क्वेश्चन इकट्ठे बन जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन बनता है डोमिनेंस का नियम, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस करके का उपयोग करके सिद्ध कीजिए। अब इसमें क्या है, कंडीशन दे दी जाती है, डोमिनेंस का नियम है ना। अब ये डोमिनेंस का नियम क्या होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं प्रभुत्व का नियम, ठीक है, प्रभुत्व का नियम या द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग द मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। एक्सप्लेन करना है, क्या करना है कि प्रभुत्व का नियम कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और डाइहाइब्रिड क्रॉस में अपने अपने दिखाता है चीजें, ये आपको बतानी है, ठीक है। मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों को समझाइए। अब जब एक इस क्वेश्चन को पढ़ लूंगे मेरे भाई, तो सारे प्रश्न इस चैप्टर से आधे से ज्यादा प्रश्न आप खत्म कर चुके होंगे, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को पढ़ लो। मेंडल के तीनों नियम पढ़ लो, उन तीनों के क्रॉस पढ़ लो, उन तीनों में और क्या क्या चीजें हो सकती है वो पढ़ लो, तो आपका ये चैप्टर आधा खत्म। ये जितने क्रॉस वॉस वाले क्वेश्चन होंगे हलवा हो जाएंगे आपके लिए, सिर्फ इस एक क्वेश्चन से। बात समझ में आ गई। तो इस वाले क्वेश्चन को तो बहुत 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 ज्यादा ध्यान से देखना। अभी जो फर्स्ट एग्जाम हुई थी 2025 वाली, इससे एक प्रश्न आया था, सीधा सीधा प्रश्न आया था, और वो भी मेरे ख्याल से 3 या 4 मार्क के लिए आया था। तो भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस अध्याय से, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो अब कुछ कंडीशन वाली भी चीजें आ जाती, हीमोफिलिक पुरुष और सामान्य महिला के द्वारा उत्पन्न संतानों की प्रक्रिया बताइए, ये क्रॉस बनाइए, या कैसे कैसे कुछ कंडीशन दे दी जाएगी कि कितने पुत्र होंगे, कितनी पुत्री होंगी जो हीमोफीलिया की कारक बनेगी, जो हीमोफीलिया का वाहक बनेंगे, जिसको हीमोफीलिया होगा, ये सारी चीजें आपको बतानी। और एक स्पेशल क्वेश्चन भाई, व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया या दांत्र रक्त अरक्तता, ये क्या होता है इसको, ये जो है ना, एक ये हो गया, एक हीमोफीलिया हो गया, इनको तो पढ़ पढ़ के ही चले जाना याद से, ठीक है। तो यहां तक की बात अपन ने कर ली है। अब बात करेंगे किसके, थैलेसीमिया की। एक और जो बीमारी है उससे प्रश्न पूछा जा सकता है, थैलेसीमिया क्या है, ठीक है, व्हाट इज थैलेसीमिया, है ना। इसको पढ़ लेना, 2 या 3 मार्क के लिए फॉर श्योर ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण बताइए। डाउन सिंड्रोम क्या है, व्हाट इज डाउन सिंड्रोम एंड मेंशन द सिम्टम्स। डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से और याद रखने के हिसाब से बहुत ट्रिक से समझाई ये चीजें। संभव एज के अंदर में आपको इन सभी सिंड्रोम्स के लिए, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, जितने भी सिंड्रोम आ रहे हैं उनको बहुत आसान भाषा में और बहुत ट्रिक के साथ में समझाया है। एक बार में पढ़ोगे, एक बार में याद हो जाएगा, लक्षण भी याद हो जाएंगे, कारण भी याद हो जाएंगे और सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो जाओ जल्दी जल्दी किसको देखो, संभव सीरीज को देखो, वहां पर हर एक चीज का सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं अपने किस अध्याय की, 5वें अध्याय की। चलो 5वें अध्याय को देख लेते हैं फटाफट। चलिए तो बात कर लेते हैं अपने अगले चैप्टर की, वंशागति का आणविक आधार या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं, कैसे कैसे वाले देख लेते जल्दी जल्दी। निम्न के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस बिटवीन की क्वेश्चन बनेंगे, डीएनए और आरएनए, ठीक है। और उसके बाद में टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। अब ये 3 में तो इकट्ठे नहीं पूछेगा, पर
हो सकता है टीआरएनए और एमआरएनए में पूछ ले, या फिर एमआरएनए और आरआरएनए में पूछ ले। इसलिए ये तीनों के बीच में आपस में अंतर देख लेना, डिफरेंस देख लेना, और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हिस्टोन क्या है, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है हिस्टोन प्रोटीन क्या है, व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन, इसको देख लेना, 2 मार्क का फॉर श्योर क्वेश्चन फंस सकता है। आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, या फिर नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, तो आरएनए और डीएनए दोनों के देख लेना। ठीक है, एक चीज का बस डिफरेंस है, यूरेसिल इधर, उधर थाइमिन, इस चीज का डिफरेंस है। देख लेना कौन किससे बॉन्ड बना के रहता है, कौन किसके साथ में रहेगा, ये चीज देख लेना। ठीक है, और उसके बाद साथ ही साथ इनके स्ट्रक्चर्स भी देख लेना। इनके क्या देखना, आपके चित्र देख लेना, इनके स्ट्रक्चर के जो डायग्राम होंगे वो देख लेना याद से। स्पेशली डीएनए का तो देख ही लेना, कौन सा, डबल हेलिक्स मॉडल, द्विकुंडलित संरचना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिलेखन की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की डेफिनेशन और इसकी पूरी क्रिया क्या होती है, कैसे होती है, कौन स्टार्ट करेगा, कहां से स्टार्ट होगी, ये सारी चीजें देखना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्या है, एक्सॉन, व्हाट इज एक्सॉन्स फंक्शन, है ना, राइट वन फंक्शन ऑफ एन एक्सॉन। ठीक है, तो ये 1 या 2 मार्क में पूछा जा सकता है, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद विपरीत प्रतिलेखन या ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इसको देख लेना। ठीक है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इनको बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, फिर कॉमालेस जेनेटिक कोड से आपका क्या मतलब है, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमालेस जेनेटिक कोड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लाइट कोडॉन्स, और क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। ठीक है, ये देख लेना भाई ध्यान से, इन तीनों चीजों को एक ही बोला जाता है, एक कोई भी नाम से क्वेश्चन आ जाए याद करके चले जाना। ठीक है, चल बात करेंगे अनुवाद क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, एक्सप्लेन इट। ठीक है, उसके बाद डीएनए की प्रतिकृति में उपयोग किए जाने वाले एंजाइमों के नाम और उनके कार्य बताइए। राइट द नेम्स ऑफ एंजाइम यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शन। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कठिन लगता है, इसको इतनी आसान भाषा में अपन ने बात करी है संभव सीरीज में, जो पिछले साल वाले बच्चे थे उनको पता होगा, और जो आप सेकंड एग्जाम देंगे उनके लिए जो संभव बनी है उसमें बहुत आसान भाषा में बात करी है अपन ने। ठीक है, चलो अनुवाद के दौरान राइबोसोम की 2 आवश्यक भूमिका, या राइट 2 एसेंशियल रोल्स ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। चारगाफ का नियम क्या है, व्हाट इज चारगाफ रूल। ठीक है, इनको भी देख लेना। जेनेटिक कोड क्या है, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड, ये क्वेश्चन वही वाला है, ट्रिपलेट कोडॉन वाला। ठीक है, तो ये जेनेटिक कोड क्या है, लेग ओपेरॉन मॉडल क्या है, इसकी संरचना का वर्णन कीजिए, व्हाट इज लेग ओपेरॉन एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, और इसके काम, क्या काम करता है, कैसे काम होता है, स्विच ऑफ और स्विच ऑन कैसे होता है, ये देख लेना। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एमपी क्वेश्चन है भाई, इसको बहुत ध्यान से देख लेना, 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता है। व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड हाईलाइट इट्स सिग्निफिकेंस, कहां कहां काम आ सकते हैं इसको बताओ। ठीक है, उसके बाद में हर्शे और चेस का मॉडल। ठीक है, हर्शे चेस ने डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, ये कैसे बताया, इसमें प्रोटीन और डीएनए में कैसे भेद किया, अंतर बताया, ये इसके लिए जो प्रयोग किए थे, जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो बताना है। हाउ डिड द हर्शे चेस डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को पूरा एक्सप्लेन करना है, बहुत डिटेल में चित्र के साथ में समझाया अपन ने। ठीक है, चल आ जाते हैं अपने अगले चैप्टर पे, जिसका नाम है विकास इवोल्यूशन। ठीक है, क्या है भैया, यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ अंतर बताइए वाले, डिफरेंस बिटवीन वाले, लेमार्कवाद और नव लेमार्कवाद, यानी लेमार्किज्म और न्यू लेमार्किज्म। ठीक है, उसके बाद क्या आ सकता है, डार्विन और नव डार्विन, यानी डार्विनिज्म और न्यू डार्विनिज्म, ये भी हो सकता है। उसके बाद समवर्ती विकास एवं विभक्त विकास में अंतर भी पूछा जाता है। ठीक है, डाइवर्जन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में आपके अंतर पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलो आगे, संयोजन कड़ी क्या है, व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक, व्हाट इज
इट्स सिग्निफिकेंस, और साथ ही साथ इसी के साथ में आपको नाम आता है आर्कियोप्टेरिक्स का, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, तो इसको पढ़ लेंगे तो ये बन जाएगा, इसको पढ़ लेंगे तो ये बन जाएगा। क्वेश्चन दोनों किसी भी नाम से आ जाए तो हो जाएगा काम। फाइलोजेनी क्या है, इसका उदाहरण समझाइए। व्हाट इज फाइलोजेनी, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के प्रमाण के रूप में 4 साक्ष्य नाम बताइए। नेम 4 एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, इस चीज को भी देख लेना। चलो आगे बढ़ो। मनुष्य के 2 अवशेषी अंगों के नाम या वेस्टिजियल ऑर्गन्स के नाम आपको बताने। ठीक है, कोई भी 2 ऑर्गन्स बता देना, बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें पे बात करी है, कोई भी 2 बता देना। ठीक है, अब एक चीज आती है डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉगस स्ट्रक्चर और होमोलॉगस। समवर्ती और समजात अंगों के उदाहरण बताइए, अंतर बताइए। अंतर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, उदाहरण बताने वाला, या फिर सेपरेट भी आ सकता है कि समजात अंग क्या है या समवर्ती अंग क्या है। तो एक ही क्वेश्चन से 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हर एक पैमाने पर आपको याद करना है। ठीक है, चलो अवशेषी अंग क्या होते हैं, है ना, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, इन ये कैसे विकास के सिद्धांत को प्रमाणित करते हैं, या हाउ डू दे सपोर्ट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, ये आपको बता देना। अब ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आगे वाले 2 क्वेश्चन अपने आप इससे बन जाएंगे। कैसे, एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाला और दूसरा क्या हो जाएगा, मनुष्य के 2 अवशेषी अंग वाला। तो इस एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आपके वो 2 बन जाएंगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। वह जीव का नाम बताइए जो पक्षियों और सरीसृप के बीच की कड़ी के रूप में काम करता है। अभी अपन ने बात करी थी संयोजन कड़ी की, अपन ने बात करी थी आर्कियोप्टेरिक्स की। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान से पढ़ लेना ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पढ़ लो, ये क्वेश्चन पढ़ लो, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक मेलेनिज्म क्या है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, इसको पढ़ लेना बहुत ध्यान से। ठीक है, काले और ब्लैक और व्हाइट मौत के बारे में। ठीक है, इनके बारे में शलभ, हिंदी में शलभ बोलते हैं। काले और सफेद शलभ के बीच में अंतर कैसे हुआ, कैसे औद्योगिक क्रांति हुई, उसके कारण इन कीटों में हुआ इनके चेंजेस आए, और उसके बाद में इनमें से कौन बचे, कौन ज्यादा जिंदा रहे, किस कारण हुआ, ये सारी चीजें एक बार देख लेना। 2-3 मार्क में पूछा जा सकता है। बड़े क्वेश्चंस यहां से अगर बनेंगे तो प्राकृतिक चयन जैविक विकास का समर्थन कैसे करता है, मच्छरों कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध का उदाहरण दे। अगर इंग्लिश में बात करें, हाउ डज नेचुरल सिलेक्शन सपोर्ट टू ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, गिव द एग्जांपल ऑफ मॉस्किटो रेजिस्टेंस टू इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसी से कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं अलग अलग। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, प्राकृतिक चरण, प्राकृतिक वरण, कुछ भी आ जाए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत नाम से आ जाए या प्राकृतिक वरण का सिद्धांत, इंग्लिश वाले टेंशन मत लो, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नाम से ही आएगा। पर यहां पर हिंदी वालों के लिए गड़बड़ हो जाती, कभी कभी वरण नाम से भी दे देता, वरण का भी मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद आधुनिक मानव की विकासात्मक विशेषताएं लिखिए, द इवोल्यूशनरी फीचर ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। ठीक है, ये एक हो गया क्वेश्चन। मानव विकास का ऐतिहासिक क्रम, अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो ये आपके लिए पूरा आसान हो गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इस क्रम को पढ़ लेना, मानव विकास के सारे चरण कौन कौन से, कहां कहां पे क्या क्या सीसी थे उनके दिमाग के, ठीक है, मस्तिष्क की क्षमता क्या थी, सारी चीजें पढ़ लेना। किसने किस औजार का उपयोग करना चालू किया, किसने आग का उपयोग करना चालू किया, ये अगर आप पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन या इस जैसे कोई भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है भाई मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं 2-3 मार्क वाले और मोस्टली 1 मार्क वाले। ठीक है, मलेरिया क्या है, व्हाट इज मलेरिया, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, चित्र के साथ में याद कर लेना, और ज्यादा दिक्कत आए अगर याद खुद से नहीं कर पा रहे हो तो संभव बेच ज्वाइन कर लो। संभव बेच में आपको बहुत शानदार तरीके के चित्र के साथ में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, एड्स क्या है, इसके कारक और इससे बचाव करने के तरीके बताइए। व्हाट इज एड्स, मेंशन इट्स कॉजेस,
और मेथड्स ऑफ द प्रिवेंशन। ठीक है, ये बात हो गई। चल बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये यहां भी आ सकता है आपको और किसी और चैप्टर में भी आ सकता है ना। एड्स के बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। एड्स का पूरा नाम क्या है, किस आपके वायरस से होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, कि बचाव करने के तरीके क्या होंगे, सारी जानकारी होनी चाहिए। 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए पूछा जाता है सवाल, ठीक है। कैंसर क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसी में एक जब प्रकार पूरे पढ़ लेंगे ना आप, तो एक स्पेशल प्रकार को अलग से पढ़ना, ल्यूकेमिया को, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न हो सकता है इससे आने लायक, ठीक है। ल्यूकेमिया को याद से पढ़ लेना। कैंसर क्या है, इसके प्रकार 2 4 10 प्रकार है, उनको पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। उसके बाद व्यसन क्या है, ये भाई ये फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये सीधे सीधे अगर इस चैप्टर से 3 और 4 मार्क का प्रश्न पूछना चाहे तो इस क्वेश्चन को वो ज्यादातर पूछता है। व्यसन क्या है, ड्रग व्यसन के कुप्रभावों को समझाइए, या फिर इसी एक और क्वेश्चन आता है, औषधीय व्यसन क्या है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देख लेना इन प्रश्नों को भी, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अंतर बताइए वाले कुछ क्वेश्चन है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय, यानी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, ये देख लेना। फिर इंटरफेरॉन, एंटीजन और एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन, एंटीजन, एंटीबॉडी, इनको देख लेना। अब ये तीनों नहीं आएंगे, खेल वही हो सकता है इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में पूछा जा सकता है अंतर, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। और कुछ अंतर बताइए वाले, जैसे जन्मजात इम्यूनिटी और अर्जित इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के बदले हो सकता है हिंदी वालों के लिए प्रतिरक्षा लिख दे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं, चाहे वो हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो, दोनों वेरिएंट में, दोनों भाषाओं में अपने प्रश्न पढ़ा करो, दोनों भाषाओं में, और मुख्यतः हिंदी वाले। क्यों, क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए तो एक शब्द दिया होता है, हिंदी वालों के लिए भलते भलते शब्द लगा के दे देता है आपके एमपी बोर्ड, ठीक है। अब एक बच्चे का टेंशन ये आ गई थी कि सर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत मैंने पढ़ा है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया कि सर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत पढ़ा है, पर ये प्राकृतिक वरण का सिद्धांत क्या होता है। फिर मैंने बोला बेटा उसका इंग्लिश करके देखो। जब इंग्लिश देखा तो बोले सर नेचुरल सिलेक्शन बता रहा है, तो वही मैंने बोला कि भैया वही आपका वरण भी एक ही चीज होती है और चयन भी एक ही चीज होती है। तो हिंदी वालों के लिए स्पेशल बोल रहा हूं कि इंग्लिश में भी पढ़ लेना, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ज्यादा आसानी से आप समझ सकते हो, हिंदी में नहीं समझ सकते, क्योंकि इंग्लिश के लिए एक लाइन है पर हिंदी के लिए भलते भलते नामों से दे देता है, ठीक है। चल बी कोशिकाएं एवं टी कोशिकाएं क्या होती है, बी कोशिकाएं और माफ कीजिएगा बी सेल्स और टी सेल्स, या इसको ऐसे नाम से भी आ सकता है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इनके बीच में अंतर देख लेना। एक चित्र बनाइए वाला प्रश्न आता है, प्रतिरक्षा पदार्थ का नामांकित चित्र बनाइए, वाई शेप्ड जो रहता है, ठीक है, उसको देख लेना। बहुत डिटेल में अपन ने चर्चा करी है संभव में, तो वहां जाकर के देख लेना, बढ़िया तरीके से आपको बताया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। प्रतिरक्षा के 2 प्रकारों को बताइए, कौन से, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब वो कौन सी, यहां पे आपने पढ़ चुके हो, ठीक है, यहां पढ़ लिया है ना आपने, तो अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपने ये पढ़ लिया होगी जन्मजात इम्यूनिटी, अर्जित इम्यूनिटी, और उसके बाद में एक्टिव और पैसिव भी पढ़ लिए, ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है भाई आपका वो तैयार हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये क्या भैया, लसिकाविक या लिम्फोसाइट, लिम्फाइड अंग कौन कौन से है ना, लिम्फाइड ऑर्गन्स कौन कौन से है, तो ये यहां पर आपने पढ़ लिया भैया, लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स और टी सेल्स। तो ये थोड़ा बहुत तो आपका वाला क्वेश्चन बन गया, और दो चार जो अंग है उसमें देख लो, ठीक है। एड्स के निदान के लिए उपयोग की जाने वाली विधि का नाम बताइए। अब ये यहां पर बात की जा रही है बहुत सारे निदान में कौन कौन सी चीजें आ सकती है, ये आपको बता देगा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि एड्स के बारे में सारी जानकारी ले लेना, प्रश्न कैसे भी बन सकता है, ठीक है भाई। चलो आओ आगे, मेरी मेलन का दूसरा नाम क्या था। देखो ये है फालतू क्वेश्चन, आपको लगेगा कि सर ये क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं, फालतू क्वेश्चन है, पर जब आप मेरी मेलन को पहचानने जाओगे, मेरी मेलन के बारे में पढ़ोगे, तब आपको एक बीमारी का पता चलेगा, और उस बीमारी का नाम क्या है, टाइफाइड, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ जाएगा, जब आप मेरी मेलन को पढ़ोगे तो टाइफाइड को पढ़ोगे। अब फिर इसके रोग कारक जो है या फिर रोग के बचाव के तरीके हैं, ये सारी चीजें आपको
पढ़ने के लिए मिल जाएगी और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसलिए मेरी मेलन को रखा गया है यहाँ पे। उसके बाद संक्रामक रोगों से बचाव के लिए आप कौन कौन से सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की सलाह देंगे, ये आपको बताना है। अब संक्रामक रोग क्या होंगे पहले ये पढ़ लेना, उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्रों में कैसे उसके बचाव। अरे अभी तो आपने कोविड-19 के टाइम में बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्रों में बचाव के तरीके जाने थे। मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना है, दूरी बना करके रखना है, ये सारी चीजें ही तो इसमें आ जाएगी। संक्रामक रोग ही तो था कोविड-19, तो ये सारी चीजों को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं एलर्जन क्या है, व्हाट आर द एलर्जेंस, और इससे उत्पन्न होने वाले कारक क्या है, कॉजेस ऑफ एलर्जीज क्या हो सकती है, ये देख लेना। उसके बाद जन्मजात प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा आपने पढ़ रखी है। ठीक है, चलो एंटीजन क्या है भैया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज एंटीजन। ठीक है, व्हाट इज एंटीजन, राइट इट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब एंटीजन और एंटीबॉडी को एक बार पढ़ लेना, दोनों से कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन बन सकता है और एंटीबॉडी का तो चित्र भी बन सकता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने अगले चैप्टर पे जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे, पहला क्या है, औद्योगिक उत्पादन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों का वर्णन कीजिए। औद्योगिक उत्पादन में जितने भी सूक्ष्म जीव आएंगे उनसे बनने वाले कौन कौन से प्रोडक्ट्स है ना, इंग्लिश में बताऊं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उनसे कितने कौन कौन से आपके मैं कहूं कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, किस माइक्रोब से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ये सारी चीजों की जानकारी आपको यहां पर लेके रख लेनी है। अगर प्रश्न इस प्रकार का आ जाता है तो आपको बताना है फट से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वाहित मल क्या है, इसके उपचारों को चरणबद्ध समझाइए। अब यहाँ पर ये हाइपरटेंशन लिख दिया फोकट ही, यहाँ पर होता है सीवेज। ठीक है, सीवेज क्या है, इंग्लिश वालों को भी सीवेज ही आएगा। ठीक है, तो सीवेज क्या है, एक्सप्लेनेशन इट्स ट्रीटमेंट स्टेप वाइज, जितने स्टेप्स होंगे ट्रीटमेंट के, इसके सीवेज ट्रीटमेंट के, वो सारे याद कर लेना, चित्र सहित याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगला क्या है, सीवेज का प्राथमिक उपचार कैसे होता है। अब चाहे प्राइमरी ट्रीटमेंट आ जाए या सेकेंडरी ट्रीटमेंट आ जाए, अगर ये प्रश्न कर लिया है तो फर्स्ट और सेकेंड ट्रीटमेंट दोनों आपसे बन जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज बीओडी, बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी बात करेंगे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ये पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, ये 1 या 2 मार्क के लिए प्रश्न पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है सीधे सीधे। ठीक है, अरे IMF बन गया भाई, P बनना है। चलो भाई, बायोगैस संयंत्र क्या है, विस्तार से समझाइए, एक्सप्लेन द बायोगैस प्लांट इन डिटेल, बायोगैस प्लांट का चित्र और डिटेल सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे 3 और 4 मार्क के लिए सवाल पूछा जाएगा अगर पूछा जाए तो। ठीक है, तो ये भी देख लेना भाई। उसके बाद में जैव नियंत्रक कारक क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की बात की जा रही है, कौन कौन से होते हैं एक बार पढ़ लेना, क्या क्या काम करते हैं एक बार पढ़ लेना। ठीक है, कौन कौन से। ठीक है, उसके बाद आता है जैव उर्वरक में सूक्ष्म जीव की भूमिका, या आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एज अ बायो फर्टिलाइजर, कि ऐसे कौन कौन से माइक्रोब्स है जो एज अ बायो फर्टिलाइजर काम कर रहे हैं, ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव है जो जैव उर्वरकों की तरह काम कर रहे हैं, ये देख लेना। चलो आगे बढ़ते जल्दी जल्दी। खाद और जैव उर्वरक में अंतर, मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर्स में जो है आपका डिफरेंस बताना है। प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार, ये वही क्वेश्चन है, बस अंतर के रूप में पूछ लिया जाएगा, तो एक बार पढ़ लो, अंतर भी लिख लेना, या फिर स्टेप वाइज आए तो स्टेप वाइज लिख देना। ठीक है, उसके बाद जैव कीटनाशक एवं रासायनिक कीटनाशक या बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स या फिर आपके केमिकल पेस्टिसाइड्स क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब आ गया यहाँ पर बायोगैस प्लांट, तो ये अपन ने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वह कवक का नाम लिखिए जो निम्नलिखित उत्पादक बनाता हो। ठीक है, यानी कौन से आपको बताना, नेम दी फंगस दैट प्रोड्यूस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, कौन कौन से, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये दोनों का माइक्रोब के नाम याद रख लेना, सूक्ष्म जीव कौन कौन से बनाते हैं ये याद रख लेना। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, सीवेज क्या है,
सीवेज हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है, राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ, अरे ये कैसा क्वेश्चन भैया, गलती हो गई यहाँ, माफ कर देना थोड़ा सा। व्हाट इज सीवेज और इसके हानि क्या हो सकती है, ठीक है, इससे क्या हो सकती है ये बता देना। यहां थोड़ी सी आपके लिए प्रिंट मिस्टेक हो गई। ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया है, तो अपन इसको ऐसे पढ़ लेते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, चलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है स्पिरुलिना क्या है और इसके इंपॉर्टेंस बता दो इकोनॉमिकल, और व्हाट इज सीवेज, हाउ सीवेज हार्मफुल टू अस, ये एक दूसरे का एक्सचेंज हो गया। भैया थोड़ा सा देख लेना, मैं इसको जब अगर पीडीएफ दूंगा तो इसको सही जगह पे सेट करके दूंगा, ठीक है। जीवाणुओं की 7 उपयोगी गतिविधियां लिखिए, ठीक है, यूजफुल द एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, 7 एक्टिविटीज लिखनी है। अब जब 7 लिख लोगे तो बहुत जगह काम आ जाएगी, अगर इंडस्ट्रियल पूछ लिया तो वो काम आ जाएगी, एज अ बायो फर्टिलाइजर पूछ लिया वो काम आ जाएगी, एज अ आपका और कोई भी चीज में आपके जो क्या हो सकते हैं यार, दही और ये सब चीजें भी होती, खाने पीने वाली चीजें, अगर उसमें पूछ लिया तो वो भी काम आ जाएगी। तो 7-8 याद कर लो, तो ये लगभग इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रश्नों में आप वो फिट कर सकते हो, ठीक है। चल बायोरिएक्टर, ठीक है, बायोगैस रिएक्टर का आरेख बनाइए, डायग्राम ऑफ बायोगैस रिएक्टर, ठीक है। तो ये एक हो गया आपका। चलो आ जाते हैं अगले प्रश्न, अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है। यहां पर जीन क्लोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके महत्व को समझाइए, व्हाट इज जीन क्लोनिंग और एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फिर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसका चित्र बहुत ध्यान से करना, क्या होता है कैसे होता है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके सिद्धांत, चरण और उपयोगिता, व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट अ नोट ऑन इट्स प्रिंसिपल, स्टेप्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब आ जाओ यहाँ, पीसीआर क्या है, इसके चरण और उपयोगिता, फिर अगेन ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। देखो ये इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से कोई एक पूछ लिया जाएगा और 3 और 4 मार्क में सीधे सीधे सवाल बनता है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से इन तीनों चीजों को पढ़ लेना। प्लाज्मिड क्या है, व्हाट इज प्लाज्मिड, राइट इट्स टाइप। अब देखो ये सिंगल अगर आया तो 2 मार्क में आएगा, इसके साथ आया तो 3 मार्क में आएगा, बात समझ में आ रही है। चलो अब बात करते हैं निम्न में से अंतर स्पष्ट करो, कौन से, प्लाज्मिड, क्रोमोसोमल डीएनए, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, प्लाज्मिड और कॉस्मिड में। अब देखो ये ज्यादातर ऐसा है, आपको लग रहा होगा कि सर कितने कितने सारे क्वेश्चन दे रहे हो, अब ये प्लाज्मिड 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 तो सब जगह पढ़ रहे हो भाई, तो वो एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन के वेरिएशन बता सकता हूं आपको कि कितने आएंगे कैसे आ सकते हैं, तो इसको ऐसा टेंशन में मत लो कि यार सर इतने सारे क्वेश्चन बता रहे हो, 100-150 क्वेश्चन दे रहे हो, फिर हम कितना पढ़ेंगे, तो मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा, मार्क अच्छे चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। और मैं ये गारंटी दे रहा हूं आपको कि अगर मैं एक एक को अलग अलग छाट दूं ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा आपके बहुत ज्यादा हो गए तो 50 से 60 क्वेश्चन बनेंगे, पर मैं आपको वेरिएशन दे दे रहा हूं ना भाई, कि चीजें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चल आ जाओ, अब बात करते हैं चित्र बनाइए, तो देखो पीसीआर पहले ही पढ़ लिया था आपने, पीबीआर 322 ये भी पढ़ लेना, बायोरिएक्टर पढ़ चुके हो आप, ठीक है। चल अब आ जाओ आगे की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया है, विच एंजाइम इज यूज टू आइसोलेट द टारगेट जीन, लक्ष्य जीन को पृथक करने के लिए कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा डीएनए पॉलीमरेज उच्च तापमान में सक्रिय होता है, डीएनए पॉलीमरेज रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। और कभी कभी आ जाता है कि टेक पॉलीमरेज क्या है, टेक, ठीक, तो ये क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन है, बात एक ही होगी, ठीक है। चलो आ जाओ आगे, अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई, बैक्टीरियोफेज क्या है, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज। उसके बाद पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहां पाया गया था, वेयर वाज द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए फाउंड, ठीक है। उसके बाद स्टिकी एंड का कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिकी एंड्स। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 2-2 मार्क के लिए, 1-1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है भाई। चलो
पीसीआर की संरचनाओं को आरेख सहित समझाइए। अगर पहले वाला क्वेश्चन देख लिया होगा तो इसको करने की जरूरत नहीं है। क्या यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं? ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कथन स्पष्ट कीजिए वाले, पर ऐसे क्वेश्चन आने के फिर भी चांसेस थोड़े कम है, पर अपन रख लो फॉर सिक्योरिटी कि अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। अब क्या आ जाएंगे, जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व हो चुका है, प्रतिकृति का सिद्धांत और बायोरिएक्टर उसके आरेख। ठीक है, इन दोनों को संक्षेप में समझाने के लिए बोला है। चलो आगे बढ़ो। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस, जब आप बायोरिएक्टर पढ़ लेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होती है ना। उसके बाद प्लाज्मिड डीएनए में और क्रोमोसोमल डीएनए अभी आपने पढ़ चुके हो। आगे डीएनए और आरएनए में, ये तो भैया ऐसा है कि याद कर लेना, किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात हो चुकी, चलो हो गया। अब बात कर लेते हैं अगले चैप्टर की, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। क्या है भाई, जीएमओ क्या है? बहुत सिंपल चीज है, पर इससे बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जीएम फसलें क्या है, फिर उसके बाद जीएम जीव क्या है, और एक क्वेश्चन तो आता है जीएमओ क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। क्या हो गया भाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कभी कभी इससे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फुल फॉर्म लिख दो जीएमओ का, फुल फॉर्म के लिए 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, बहुत सिंपल चीज है। अब आगे बात, जीन थेरेपी क्या है। जीन थेरेपी टाइप्स एंड बेनिफिट्स की बात करें, टाइप्स वाइज इतना ज्यादा अपने को दिमाग लगाना नहीं है, हालांकि एक एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद मानव निर्मित इंसुलिन क्या है। अब ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ह्यूमुलिन क्या है, व्हाट इज ह्यूमुलिन, या फिर व्हाट इज ह्यूमन मेड इंसुलिन। चाहे ह्यूमन मेड इंसुलिन बोल लो, चाहे ह्यूमुलिन बोल लो, प्रश्न अगर दोनों में से कोई भी आ जाए उत्तर एक ही रहेगा। चलो आओ आप बात करें बायो पेटेंट की या जैव एकाधिकार की। बायो पेटेंट क्या है, 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, या फिर ये पूछा जा सकता है बायो पायरेसी, या इन दोनों के बीच में अंतर या डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो ऐसे तैयार करना कि डिफरेंस क्या होता है ये भी पता कर लो, और इनकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या होती है ये पता कर लो। ठीक है, उसके बाद क्राइजीन क्या होते हैं, क्राई प्रोटीन क्या होते हैं ये आपको बताना है। इसके उत्पाद करने वाले जीव का नाम लिखो, और मनुष्य ने इस प्रोटीन का अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग किया ये बताना है। ठीक है, कुल मिला के आपको बोला जा रहा है बीटी कॉटन को बताने के लिए, बीटी कॉटन में क्राइजीन का उपयोग कैसे किया मनुष्य ने, क्राइजीन होते क्या है, क्राई प्रोटीन क्या होते हैं बेसिकली, इन सब चीजों के लिए बीटी कॉटन का कहां आपका सिग्निफिकेंस है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप चाहे बीटी कॉटन पढ़ो चाहे क्राई प्रोटीन के बारे में पढ़ो, आप सवाल एक ही, उत्तर जो है एक ही रहेगा आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैविक रूप से संशोधित जीव क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जीएमओ। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ही अपन ने इस चैप्टर का पढ़ा था, याद है आपको। अब ये क्वेश्चन पढ़ लो, वो क्वेश्चन पढ़ लो, एक ही आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद जैव चोरी और जैव पेटेंट, अभी बताया आपको मैंने कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चल अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे भाई, माफ कीजिएगा, अगले चैप्टर की तरफ। क्या है भाई, जीव और समष्टि, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या घनत्व, ये एक एक मार्क के लिए सेपरेट भी पूछा जाता है, याद रख लेना, या फिर 3 मार्क के लिए ये इकट्ठे पूछ लिए जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल है। प्रति वर्ष में किसी एक निश्चित समय में किसी एक निश्चित जगह पर, क्षेत्र में मरने वालों की संख्या हो गई मृत्यु दर, जन्म लेने वालों की संख्या हो गई जन्म दर, उस जगह के घनत्व की संख्या हो गई, जनसंख्या के घनत्व की क्या हो गई, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, हो गया। चलो पादपों में होने वाले अनुकूलन को समझाइए। अब पादपों में कौन कौन से अनुकूलन है, जलीय अनुकूलन हो सकते हैं, रेगिस्तान वाले पादपों में अनुकूलन हो सकते हैं, और फिर सामान्य जगहों के अनुकूलन। आपको तीनों चारों चीजों को देखना है एक एक बार। ठीक है, जंतुओं में होने वाले अनुकूलनों को समझाइए। अब जंतुओं में होने वाले कौन कौन से अनुकूलन होंगे ये देख लेना, है ना। और इससे सेपरेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन अनुकूलनों से सेपरेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। चल आगे बढ़े। अब क्या है, जीवों के बीच सकारात्मक और नकारात्मक संबंधों को समझाइए। तो इसमें 3 4 5 अलग अलग तरह के संबंध होते हैं। अगर आप संभव वेच में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से है
और अगर इनसे सेपरेट क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी आप लिख दोगे, ठीक है। शीत निद्रा और ग्रीष्म निद्रा में या हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में अंतर क्या है। उसके बाद में वायुष्मी और आंतरोष्मी यानी एक्टोथर्म और एंडोथर्म, इनमें अंतर आपको बताना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अब ये जितने क्वेश्चन है ना, ये वो वाले क्वेश्चन है जो आपको यहां पर मिल जाएंगे। कहां पर? ये अगर आप पढ़ लोगे, जीवों के बीच में सकारात्मक और नकारात्मक संबंधों को समझाइए, तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? परजीविता और सहजीविता, पैरासिटिज्म और म्यूचुअलिज्म, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या समुदाय क्या होता है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी क्या होता है, इसमें अंतर देख लेना, दो लाइन का। पारिस्थितिक प्रतिस्पर्धा, ये भी उसी क्वेश्चन से बन जाएगा, इकोलॉजिकल कॉम्पिटिशन, ठीक है। उसके बाद में जनसंख्या का फैलाव संक्षेप में समझाइए या एक्सप्लेन द पॉपुलेशन डिस्पर्सल, ठीक है। ये हो गया आपकी बात क्वेश्चंस की। अब आ जाओ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक जैविक समुदाय के विभिन्न प्रजातियों के बीच परस्पर संबंधों के उदाहरण सहित समझाइए। अब ये वही वाले हैं जहां आप नेगेटिव और पॉजिटिव संबंधों को समझा रहे हैं, ठीक है। यानी एक्सप्लेन द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस अमॉन्ग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी विद द एग्जांपल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो जलीय पौधों के लक्षणात्मक गुण। अब देखो, अगर आपने पौधों में अनुकूलन पढ़ लिया है तो जलीय पौधों के लक्षण आप लिख सकते हो। अगर इसके बदले मरुस्थलीय पौधे आ जाए तो उसके लक्षण लिख सकते हो। इसके बदले अगर आपके पास में आ जाए कि वर्षावनों में कौन कौन से लक्षण होंगे, वो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके 2-4-10 क्वेश्चन अलग अलग तरह से बन सकते हैं, एक एक दो मार्क के लिए, ठीक है। चलो अब अगले प्रश्न की बात, अगले चैप्टर की बात करते हैं, पारितंत्र या इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, इसके प्रकारों को, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके 3 प्रकार हो सकते हैं, एक तो जीव भार का, फिर जीव संख्या का, और फिर ऊर्जा का, ठीक है। तो ये देख लेना भैया, इनको देख लेना, इन तीनों को देख लेना, और पारिस्थितिक पिरामिड क्या है ये भी समझ लेना। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को समझाना है, ठीक है। चल अपघटन क्या है। अब अपघटन मतलब डिकम्पोजिशन क्या है, एक्सप्लेन। डिकम्पोजिशन को समझाना है, इसकी कुछ स्टेप्स होती है उसको देख लेना, ठीक है। इसकी स्टेप्स को देख लेना, चरण। चल ऊर्जा प्रवाह को समझाइए, एक्सप्लेन द एनर्जी फ्लो। कैसे एक आपके पोषण स्तर से, ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल पे जाएगी, यहीं से आपका आ जाता है 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है, कई बार 3 मार्क के लिए प्रश्न पूछा गया भाई, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को समझाइए, फूड वेब एंड फूड चेन। इसमें अंतर लिखने के लिए भी आता है, डिफरेंस भी आता है इसमें लिखने के लिए, तो एक बार बहुत ध्यान से कृपया देख लेना। चल आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डिफरेंस है, चराई खाद्य श्रृंखला अपघटन, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन की बात हो रही। उसके बाद अभी बताया खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में, जब एक इनकी परिभाषाएं पढ़ लूंगे, इनके उदाहरण पढ़ लूंगे, तो आपको यहाँ पे अंतर भी लिखने को मिल जाएंगे। प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीय उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन और सेकेंडरी प्रोडक्शन, इसको भी आप देख लेना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपने अंतिम चैप्टर की ओर, आखिरी चैप्टर बायोलॉजी का। क्या भैया, जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। क्या है भैया, सबसे पहला ही सवाल बन जाता है, जैव विविधता क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद स्वस्थाने और बाह्य स्थाने संरक्षण यानी इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। उसके बाद क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, व्हाट इज हॉटस्पॉट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रख लेना बहुत ज्यादा, ये भी और ये भी, और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस वीडियो का नाम ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पर मैं जब इनको बोल रहा हूं कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इनको पढ़ना है। बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ो। आगे क्या है, जैव विविधता के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से होते हैं, मेजर 3 कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। IUCN का पूरा नाम, फुल फॉर्म ऑफ IUCN, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, और एक चीज पढ़ लेना बेटा इसमें से, रेड डाटा बुक, इसको पढ़ लेना मेरे प्यारे बच्चों, आ सकता है। पवित्र वन क्या होते हैं, ये पिछले बार भी बताया था,
और बिल्कुल आया था आपकी अभी फर्स्ट वाली एग्जाम में, ठीक है। तो उनके संरक्षण में क्या भूमिका है, व्हाट इज सेक्रेड ग्रुप्स, व्हाट इज देयर रोल इन कंजर्वेशन, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलो, संकटग्रस्त प्रजातियों से क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्रेटेड स्पीशीज, एक्सप्लेन इट्स टाइप, ठीक है, ये हो गया। चलो, अब आ जाती है बात आपसे अलविदा लेने की, पर दो चार चीजें आपसे बात कर लूं मैं। क्या? पहली चीज, ये जितने क्वेश्चन है उनको हर एक पैमाने में पढ़ना। अगर कोई दो नाम है तो उनके अंतर भी देख लेना, उनकी परिभाषाएं भी देख लेना। चित्र को बहुत ज्यादा ज्यादा बना के देखना, क्योंकि चित्र ऐसी चीज होती है जिससे आप अपने मन से भी क्या लिख सकते हो, उसकी थ्योरी लिख सकते हो। और तीसरी चीज एक ये कि अगर इनके एक्सप्लेनेशन अपने को खुद से नहीं बन पा रहे हैं, अगर आपको सीखना ही है मुझसे इनके एक्सप्लेनेशन, इनको कैसे लिखते हैं, क्या करना पड़ेगा, इनका चित्र कैसे बनेगा, इनके बीच में अंतर कैसे लिखेंगे, तो जाकर के संभव वेद ज्वाइन कर लो, फोन लगा लो। आपको अरिविहान के हेल्प डेस्क का नंबर आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो आप फोन लगा लो, बेच ले लो, जो भी हो सकता है, हमारे जितने हमारे मेंटर्स हैं उनसे बात कर लो, आपकी हर एक मदद हो जाएगी, चिंता करने की बात कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो भी संभव है, हमारे मेंटर्स को फोन लगाना, बोलना कि सर मेरी ऐसी ऐसी कुछ दिक्कत है, मुझे अंकुश सर से बात करनी है पर्सनली, तो मैं आपसे बात कर लूंगा। हर एक संभव मदद करने के लिए अरिविहान आपके लिए तत्पर है, इस बात की गारंटी हम देते हैं। पिछले वर्ष की या फिर इस वर्ष की जो परीक्षा हुई उसमें बच्चों ने इतना शानदार रिजल्ट दिया है, इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है, वो आपके सामने है। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो अब हमें, अगर एमपी बोर्ड ने द्वितीय मौका दिया है अपने मार्क्स सुधारने का, अगर फेल हो गए तो पास होने का, तो मेरे भाई मेहनत बहुत जोरदार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जोरदार मेहनत करो, इन क्वेश्चंस को देखो, लिखो, प्रैक्टिस करो, घोट के पी जाओ, पर इन क्वेश्चंस को बना लेना। मैं बता रहा हूं आपके 60 से 70 मार्क, ठीक है, मतलब 100 में से। नहीं तो बोलोगे 70 मार्क का तो पेपर ही होता है सर, 60 से 70 मार्क कैसे आ जाएंगे, तो उसमें भी गारंटी दे दूं भाई, 70 मार्क की जो थ्योरी वाला पेपर होता है ना, उसमें से 65 के पास ना पहुंचा दूं तो नाम बदल देना। और बोलो, पर शर्त क्या रहेगी, जिस जिस पैमाने में, जिस जिस तरह से और जिस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, उस सभी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वरना ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी पढ़ के चले गए, कुछ भी लिख के आ गए, कुछ भी बना के आ गए और फिर मेरे को बोलोगे कि अंकुश सर नाम चेंज कर लो अपना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां भी पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए अरिविहान के साथ, मेरे साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।